हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। देखते हैं आज के ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान नहीं है? कार्य तथा ऊर्जा, कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, प्लांक नियतांक, ऊर्जा। यानी आपको हर ऑप्शन में दो भौतिक राशि दी हुई हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हैं, और आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है, यानी उनकी डायमेंशन अलग अलग हैं। तो यदि आपकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको यानी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। यदि आप अभी नए नए हैं तो आप यानी कि इनकी भौतिक जो विमा है, यानी हर भौतिक राशि की विमा है, वो आप निकाल कर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वैसे होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि जो हमारा पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कार्य तथा ऊर्जा, इन दोनों की विमाएँ सेम होती हैं। वो होती हैं आपकी m1l0t-2, क्योंकि जो कार्य ऊर्जा है वो दोनों एक दूसरे के रूप होते हैं। यानी हमारे कोई व्यक्ति है, उसके पास अंदर एनर्जी है, तो वह कोई कार्य करता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी किस में चेंज होती है? कार्य में। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन दोनों के ही जो मात्रक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जूल। तो इस प्रकार से इन दोनों की विमाएँ हो जाएगी हमारी सेम होगी m1l2t-2। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। यदि फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं तो आपको बल की तो याद ही रखनी होगी, और कार्य का जो फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन होता है, तो यहाँ से भी आप इसकी निकाल सकते हैं। बल की हो जाएगी हमारी m1l1t-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विस्थापन यानी लेंथ l1 से, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इस प्रकार से हमारी कार्य की हो जाएगी m1l2t-2। बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कोण तथा विकृति, इन दोनों की ही कोई विमा नहीं होती है, ये हमारी विमाहीन राशि होती है, क्योंकि जो कोण होता है इसका मात्रक होता है रेडियन। और याद रखना रेडियन की कोई भी विमा नहीं होती है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1l0t0। इसके अंदर साथ में दिया हुआ है विकृति, ये भी हमारी विमाहीन राशि है, इसकी भी कोई विमा नहीं होती, क्योंकि कोई तार है, यदि इसको F बल से खींचा जाता है और इसकी लेंथ में डेल्टा L परिवर्तन हो रहा है तो इसकी विकृति हो जाएगी डेल्टा L अपॉन में L। L इसकी प्रारंभिक लंबाई है और डेल्टा L इसकी लंबाई में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया जा रहा है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर इसकी विमा हो जाएगी L1, नीचे भी L1, और ये हो जाएगी आपकी L0। तो ये भी आपकी विमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये कैसे निकाली जाती है? इसका भी फॉर्मूला होता है, जो हमारा किस सब्सटेंस का निकालना है, किस पदार्थ का निकालना है, उसके घनत्व को जो रेफरेंस होता है उसके घनत्व से डिवाइड करते हैं, यानी जिसके सापेक्ष निकालना है उसको डिवाइड करते हैं अपन किससे? जिस वस्तु का हमें निकालना है। तो इस प्रकार से इसमें भी घनत्व को घनत्व से डिवाइड किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के अंदर। तो ये भी आपकी एक विमाहीन राशि हो जाएगी। अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है कि आपका कोई माध्यम है, इसको आपका अपवर्तनांक निकालना है। यदि इसके अंदर प्रकाश v वेलोसिटी से गति करता है तो जो अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला होता है, निर्वात के अंदर जो प्रकाश की साल होती है उसको अपन डिवाइड करते हैं इस माध्यम में जो प्रकाश जिस वेलोसिटी से गति करता है उससे। तो इसमें क्या किया जा रहा है? वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड किया जा रहा है, तब हमारा कोई पदार्थ का अपवर्तनांक निकल रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपकी विमाहीन राशि हो जाएगी। प्लांक नियतांक और ऊर्जा की बात करें तो प्लांक नियतांक का जो फॉर्मूला होता है वो E=h होता है। इसके अंदर E एनर्जी होती है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट हो गया, और v म्यू है, ये आपकी आवर्ती हो गई। तो इस प्रकार से एनर्जी को यदि आप आवर्ती से डिवाइड करते हैं तब जाके आपका प्लांक नियतांक निकलता है। तो इसका मतलब इन दोनों की विमाएँ अलग अलग हैं। एनर्जी की विमा मैंने आपको बता दी हमारी होती है m1l2t-2 होती है। इसको यदि आप t-1 फ्रीक्वेंसी की जो विमा है उससे डिवाइड करेंगे तब आपकी प्लांक कांस्टेंट की विमा हमारी m1l2t-1 निकल कर आ जाएगी। याद रखना जो प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होती है, इसकी विमा होती है कोणीय संवेग के बराबर। कोणीय
संवेग के बराबर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक चोर डब्लू भार का एक संदूक जिसमें कीमती सामान है अपनी पीठ पर रखकर ले जाते हुए वह h मीटर ऊंची दीवार से कूदता है और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वह निम्न भार का अनुभव करेगा। आपको क्या बताना है कि आपके घर में कोई एक संदूक रखी हुई है, उसके अंदर बहुत ही यानी कीमती सामान रखा हुआ है, या मान लेते हैं कि सोना रखा हुआ है। इसका जो भार है वो आपका है डब्लू। एक चोर आता है, इसको अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है और आपके घर के बाहर कोई h मीटर ऊंची दीवार है, इससे छलांग लगाता है। आपको बताना है कि जब यह पृथ्वी पर पहुंचने वाला होता है, कूदने के बाद पृथ्वी पर पहुंचने वाला होता है, उस टाइम यह चोर इस संदूक का कितना भार अनुभव करेगा, इसको कितना वजन लगेगा। तो याद रखना, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही होती है तब उस कंडीशन में उसका जो भार होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। या आप समझ सकते हैं यानी कि कोई नीचे है, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ऊपर उस हेलीकॉप्टर से नीचे कोई वस्तु गिराई जाती है, तो यानी कि इसका मतलब वस्तु नीचे स्वतंत्र रूप से गिर रही है। ऐसी कंडीशन में जो वस्तु का भार होता है वो आपका कितना होता है, शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, तब वह सदिश जी का परिणाम जिसका परिणाम बी के बराबर है तथा दिशा ए के समांतर होगा। इस क्वेश्चन में आपको दो यानी सदिश दिए हुए हैं और आपको एक नया तीसरा सदिश निकाल लेते हैं। वो सदिश मान लेते हमारा पी है और वो क्या कहा गया है कि इसका जो परिणाम है वह उसका परिणाम आपका बी के परिणाम के बराबर है। तो जो नया सदिश है वो सदिश ए के समांतर है। मतलब क्या कहा गया है कि जो सदिश पी है उसका जो परिणाम है, इसका मैग्नीट्यूड है, वो आपका बी सदिश है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। और जो आपका पी सदिश है ये ए सदिश के समांतर है। तो याद रखना, जब कोई दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समान दिशा में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब उनके जो एकांक सदिश हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर P का एकांक सदिश है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A के एकांक सदिश के बराबर हो जाएगा। अब यदि आपको कोई सदिश का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, उसका एकांक सदिश दिया हुआ हो, तो उस वेक्टर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यानी उसके मैग्नीट्यूड को उसके जो एकांक सदिश है उससे अपन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से अपन यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वह मैग्नीट्यूड आपका बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो आपका क्या हो जाएगा, बी के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49 और बी स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576। और इसको यदि आप योग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 15 5 और ये 12 का 2 और ये 6 यानी 625। और ये हो जाएगा 625 का यदि अपन रूट करेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से जो P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, वो जाएगा आपका 25 से। और इसका एकांक सदिश किसके बराबर हो जाएगा, A के एकांक सदिश के। तो इसका एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, यदि आपका कोई A वेक्टर है उसमें उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, अपन 3i कैप प्लस 4j कैप इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, 9 प्लस 16 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 25 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो 3i के प्लस 4j कैप और अपॉन में हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपका जो नया वेक्टर है वो यानी जो नया सदिश है वो क्या हो जाएगा 3i के प्लस 4j कैप और इसके अपॉन में 5 और ये यहाँ पर इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पी कैप को अपन पी मोड से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये 5 15 आई कैप प्लस 5 और 20 जे कैप, यानी वह सदिश है जिसका परिणाम बी के बराबर हो तथा उसकी दिशा ए के समांतर हो, तो वो सदिश आपका कितना हो जाएगा 15i के प्लस 20 जे कैप। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 15i के प्लस 20 जे कैप। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं आज के हमारे चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। यह है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक रेलगाड़ी पूर्व की ओर तथा कार उत्तर की ओर समान चाल से गतिशील है
तो रेलगाड़ी में बैठे यात्री को कार किस दिशा में गति करती हुई प्रतीत होगी। आपको क्या कहा है कि ये हमारी पहले डायरेक्शन बता देता हूँ, ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपको क्या कहा कि कोई ईस्ट की तरफ यानी पूरब की कोई और रेलगाड़ी जा रही है और उसके अंदर एक यात्री बैठा हुआ है। ये मान लेते हैं हमारी VR से गति कर रहा है, रेलगाड़ी है तो मतलब VR। और एक कार है जो उत्तर की ओर जा रही है, वो जा रही है हमारी मान लेते हैं VC वेलोसिटी से, यानी कार के लिए VC कर देते हैं। अब आपको बताना कि इस रेलगाड़ी में कोई ये व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कार किस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। यानी आपको इस व्यक्ति के सापेक्ष या रेलगाड़ी के सापेक्ष कार की वेलोसिटी निकालनी है। यानी वेलोसिटी किसकी निकालनी है, कार की, और किसके सापेक्ष, रेलगाड़ी के सापेक्ष, यानी VCR निकालना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, VC माइनस VR, यानी आपको माइनस VR चाहिए। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, VC प्लस कोष्टक में माइनस का VR, यानी जो VC है VCR, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, VC और माइनस VR का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके डायरेक्शन में। तो यदि VR इस डायरेक्शन में है तो आपकी माइनस VR क्या हो जाएगी, इधर। तो माइनस VR और VC का जो यदि आप ऐड करेंगे और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, परिणामी निकलेगा, वो निकलेगा इस डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि जो रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको जो कार जाती हुई दिखाई देगी वो दिखाई देगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो VCR होगा वो हो जाएगा VC माइनस VR और इसका जो मैग्नीट्यूड यानी जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये आपकी हो जाएगी वेस्ट और ये हो जाएगी नॉर्थ, यानी वेस्ट नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम उत्तर दिशा में आपको कार जाती हुई दिखाई देगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक समान वर्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोई कण है जो एक समान वर्तीय गति कर रहा है और इसके अंदर आपको बताना कि जो वेलोसिटी होती है और जो एक्सीलरेशन होता है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे या विपरीत दिशा में होंगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो वर्तीय गति के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो 2 प्रकार के एक्सीलरेशन होते हैं। एक तो होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, वो होता है आपका AT। एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, वो होता है AC। तो याद रखना, इस पर जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा स्पर्श रेखीय होती है, क्योंकि यहाँ पर कण है, इसकी वेलोसिटी भी है और कुछ समय बाद यानी कि इसकी डायरेक्शन यानी कण यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यानी यहाँ पर यदि अल्प समय के लिए लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, यानी स्पर्श रेखीय इस डायरेक्शन में। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर कण है, नेक्स्ट सेकंड में कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो होती है वो तो हमारी होती है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश। और जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, हम सभी जानते हैं अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी के कारण जो हमारा त्वरण होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, उसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी हमारी केंद्र की ओर। और जो हमारा दूसरा त्वरण होता है रेखीय त्वरण, वो उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है, इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही, AT। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, एक समान वर्तीय गति दिया हुआ है। तो एक समान वर्तीय गति के अंदर इसकी मतलब वेलोसिटी का मान हर जगह समान है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है, समान है। और इसका जो कोणीय स्पीड है, कोणीय चाल है, वो भी आपकी क्या है, कांस्टेंट नियत है। तो इसलिए इसके अंदर AT का मान हो जाएगा 0। एक्सीलरेशन होगा केवल कौन सा, वो ये सेंट्रीपिटल वाला नहीं, अभिकेंद्रीय त्वरण ही। तो हम सभी जानते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण होता है केंद्र की ओर और वेलोसिटी होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश से। तो ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे लंबवत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A वाला, यानी एक समान वर्तीय गति के अंदर वेग सदिश तथा त्वरण सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने किए हैं 5 क्वेश्चन। ये वीडियो मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है तो इसलिए इसके अंदर 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे ही हमारा मोमेंटम बनेगा तो मैं आपको दोबारा से चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी कराऊंगा और इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी मिक्स वाइज यानी प्रैक्टिस सेट में या फिर अपन बोल सकते हैं तो मॉक टेस्ट के रूप में, तो वो भी इनकी यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर आप कंटिन्यू वीडियो अवेलेबल कराऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।